हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। कांग्रेचुलेशन फॉर 11th जो 10th पास करके 11th में गए हैं और उन्होंने एक बायो सब्जेक्ट चुना जो कि फ्यूचर डॉक्टर हैं आप लोग, क्योंकि बायो आपने ली है तो आई होप कि आप डॉक्टर्स बनेंगे फ्यूचर में। वैसे भी बहुत सारे हमारे पास वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी में भी हैं, बहुत डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। कोरोना काल ने बहुत सिखाया हमको डॉक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और उस डॉक्टर की इंपॉर्टेंस के कारण शायद आप लोगों ने भी बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है और मैं आपका साथी रहूंगा आपके फ्यूचर डॉक्टर बनने तक। मैं नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, आज हम 11th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज एक चीज और बता दें आपको कि 11th ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू 12th फॉर नीट। एकेडमिक में तो 12th हमारा है ही है, बट नीट के लिए 11th के टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं और 11th इंटरेस्टिंग भी बहुत है बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हमें अपने बारे में जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स याद रखें, हम हमेशा अच्छे बेस्ट फैकल्टीज से आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, बट ओनली इन आरटी एकेडमी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज सिलेबस हम समझ लेते हैं तो हमारे पूरे दिमाग में क्राइटेरिया बन जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल्स में स्कूल क्या करा सकता है आपके। ये सारी चीजों के लिए मैंने अपना ये वीडियो डाला है जो आपको केवल इंट्रोड्यूस करेगा सिलेबस से। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो वीडियो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो डिवोटेड है हमारे सिलेबस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस हमारा है क्या, 11th में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कितने मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा, देखें जरा। चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो बात करते हैं जो हमारा कोड है, जो हमारा कोड है बायोलॉजी का, वो कोड हमारा है 044। 044 हमारा कोड रह गया। ये 044 हमारे बायोलॉजी का कोड है। तो एग्जाम देने से पहले आप अपने कोड को याद रखें कि बायोलॉजी का जो कोड सीबीएसई लिखता है वो कोड हमारा 044 है। एंड हम बात करें अगर हम बात करते हैं द प्रेजेंट करिकुलम की, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर, लेकिन हमारा जो चैप्टर यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होगा, जो चैप्टर हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, देखिए बायोलॉजी कोड 044। पे हमारे पास यहाँ पर चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकंड यूनिट चल रही है हमारी, क्या टाइटल है यूनिट के, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, सेल, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ चैप्टर स्टार्टिंग के आपको बहुत से टीचर पुराने हैं तो बोरिंग कहेंगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा स्टाइलिश चेंज करूंगा जिससे आपको इंटरेस्टिंग हो सके। तो पहला डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कवर करता है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स यानी ऑल ओवर। देखिए जो फ्रेंड्स हमारे पास जो पेपर होने वाला है 17 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 17 मार्क्स के थ्योरी में जो वेटेज दे रहा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो 15 मार्क्स की है। और एक बात बता दें, नीट के एग्जाम में भी डाइवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेकंड हमारी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स जो कवर कर रहा है 10 मार्क्स। सेल बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बेसिक यूनिट है, तो वो हमारा कवर कर रहा है 15 मार्क्स। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट के हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसकी एनाटॉमी देखनी है, उसका कैसा फंक्शन है, वो सारे फंक्शन हम प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो बहुत ही बढ़िया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमें पढ़ने हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। टोटल मिलाकर के ये 17 इसने मार्क्स का वेटेज दिया है। तो हमें ज्यादा जो मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है ज्यादा, वो मेहनत हमारी हो रही है देखिए एक 18 मार्क्स वाले से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और फिर दोनों इक्वल अमाउंट में है हमारे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। सबसे ज्यादा मेहनत ह्यूमन फिजियोलॉजी पे और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बट इसके लिए वेट करना पड़ेगा ना हमारे वीडियोस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाए हम तो हमारे पास हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखिए
सबसे पहला जो हमारा यूनिट उठी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो हमें इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ने हैं, शायद आपको ब्लर नहीं दिख रहा होगा, वो जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो पहला चैप्टर हमारा आ रहा है क्या? द लिविंग वर्ड। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ड। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का मीन्स क्या है कि अर्थ पे हमारे कितनी वैरायटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कितनी वैरायटीज है हमारे एनिमल्स की, कितनी वैरायटीज हमारे हैं प्लांट्स की। ये हमारा जा रहा है कहां पर? लिविंग वर्ड में। हम इसे पढ़ेंगे क्या? बायोडाइवर्सिटी है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, सब में आपको ये नाम अभी बड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट ये नेम इतने डिफिकल्ट नहीं है। ये नेम इतने डिफिकल्ट नहीं, जब मैं आपको समझाऊंगा तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। विथ बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा। चैप्टर सेकंड जो आएगा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा। देखिए द लिविंग वर्ल्ड में तो हम जो चर्चा करने वाले हैं कि भाई लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा और जूम करता हूं, शायद आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चलिए मैं एक टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले मैं उसी को ले लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश 2 मिनट का टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करने जा रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी नीड फॉर क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, बायोलॉजी एक लिविंग सब्जेक्ट है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री अपनी जगह पे सब अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी पड़ती है। सो यहीं पर थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज हम जिंदा चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, हम प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं, हम अपने बारे में जानने वाले हैं। इसलिए बायोलॉजी एक बढ़िया सा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड ही उठा लिया गया। लिविंग वर्ल्ड इसलिए उठा लिया गया है क्योंकि लिविंग वर्ल्ड से ही हमारी बायोलॉजी की शुरुआत होती है। यहाँ पर चैप्टर में हमको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर फर्स्ट में बताया जाएगा, लिविंग वर्ल्ड में बताया जाएगा। जब हम ये जान लेंगे कि हाँ भाई कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फिर हम जानेंगे आखिर अर्थ पे इतने सारे स्पीसीज है प्लांट एंड एनिमल्स की, उसको कैसे कैटेगराइज किया है। आज हम रोड साइड पे चलते हैं तो हमें डॉग की स्पीसीज जितने भी दिखी, लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, आप कहते हैं सारी स्पीसीज डॉग की है। आपने कैसे जाना? ये आपको बचपन से बताया जा रहा है कि ये डॉग है, जो अगर पानी में एनिमल्स रहते हैं तो वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो उड़ रहे हैं तो वो बर्ड्स हैं, वो एव्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो क्रीपिंग एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सब? ये सब इस चैप्टर की देन है। लोअर क्लासेस में हमें इसे रट्टा समझाया जाता है, रटते रहो, और इसे रटने के कारण हमें आगे जाकर के इस चैप्टर से टेंशन होने लगती है कि अरे यार ये तो फिर वही टॉपिक आ गया, फिर वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर वही। तो ये चीज मैं थोड़ा सा बदलूंगा इसको, शायद मैं अगर इसको बदल सकूं तो मैं जान सकूंगा कि नहीं मैंने आपको अच्छा समझाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, फिर हम उनको कैसे कैटेगराइज किया है, कैसे हमने उनको कह दिया डिफरेंशिएट कर दिया, कैसे बर्ड्स में चेंज कर दिया, कैसे किसमें कर दिया। आज भी आप अगर एक छोटा बच्चा भी होगा तो एक्वेरियम में रहने वाली जो फिश है वो तुरंत कहेगा अरे एक्वेटिक एनिमल है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, ये हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर फर्स्ट सिखाएगी। चैप्टर सेकंड जब थोड़ा कैटेगरी आगे बढ़ जाएंगे तो चैप्टर सेकंड आपको आएगा, और चैप्टर सेकंड जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा चलेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या आया क्लासिफिकेशन? अरे मेरे को ये बताइए, एक स्कूल में कई सारे बच्चे एंटर कर रहे हैं, कई सारे बच्चे एंटर कर रहे हैं, क्या मेरे को बताइए सारे बच्चे एक ही क्लास में गुजर दिए जाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हर एक का मेंटल लेवल अलग है, हर एक की एज अलग है, और हमने उस एज के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग क्लासें बना दी है। पीजी है, नर्सरी है, प्रेप है, फर्स्ट है, सेकंड है। आपने भी तो वहाँ क्लास बनाई ना। सेम है साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इन बड़े बड़े जो भी एनिमल्स का ग्रुप है, जो भी प्लांट्स का ग्रुप है, इनको एक क्लास में शिफ्ट करते हैं, और उसी क्लास में शिफ्ट करने को प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो पहले तो आपने जान लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, अब आप जानने वाले हैं कि भाई इनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है।
इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है हम इसको समझेंगे। क्लियर? ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर वेटिंग। देखिए आगे, तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर बनाएंगे, किंगडम क्लासिफिकेशन, सारे फीचर्स क्या है, मोनेरा प्रोटिस्टा, सब मैं बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना, अभी बस केवल नाम पढ़ना, बस केवल नाम पढ़ो और कुछ नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ देना। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आगे बढ़ेंगे तो आप पर्टिकुलर दो चीज के बारे में पढ़ना चालू करें, क्योंकि धरती पे है तो बहुत कैटेगरीज, लेकिन बेसिकली जो हमें दिखने वाली है वो या तो हम प्लांट देखते हैं या तो एनिमल देखते हैं। चलो आ जाओ प्लांट के पास। जब प्लांट के पास आए तो हमारा प्लांट का अपना अलग किंगडम है, दुनिया है, किंगडम अलग। किंगडम टर्म से यूज करते हैं कि जितने भी प्लांट्स आप देखेंगे धरती पे वो सारे इस प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। तो हर एक चैप्टर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, और हर एक चीज एक सीरीज में दी गई है। देखिए पहले आप जाने लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, जब आप जान जाए तो उसको क्लासिफाई कर दीजिए। क्लासिफाई करने के बाद अब हमें सबसे पहले प्लांट को पढ़ना है, तो प्लांट किंगडम में चले जाएंगे। प्लांट किंगडम को पार करेंगे, पार करके पहुंचेंगे हम एनिमल किंगडम के पास। एनिमल किंगडम में धरती पे जितने टाइप के एनिमल्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो एनिमल यूनिसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर है, वो एव्स है, वो मैमल्स है, वो बर्ड्स हैं, वो सारी चीजें हम उसमें समझेंगे। जब आप एनिमल को पार कर जाएंगे फ्रेंड्स, जब आप एनिमल को पार कर जाएंगे तो आप पहुंचेंगे यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड पे जैसे आप जाएंगे तो जरा मैं इसको इरेज कर दूं, फिर बात करता हूँ। ये इरेज कर दिया मैंने इसको। ओके 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 ओके, इरेज। जब हम लोग पार कर लेंगे इस पड़ाव को तो अब हमारी मंजिल आएगी अगली क्या, यूनिट आ जाती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। अब हमें पढ़ाया जाएगा कि आखिर एनिमल्स या प्लांट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो कैसे बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको उठा लिया गया चैप्टर क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। भाई देखिए प्लांट्स को आगे रखना पड़ेगा एनिमल से, बिकॉज़ प्लांट्स सबसे पहले अर्थ पे जब ओरिजिन हुई 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, तो सबसे पहले अर्थ पे जो ऑक्सीजन क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लांट्स ही थे। इसलिए हम प्लांट्स को सबसे आगे रखें और उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। तो प्लांट्स को हमने सबसे आगे रख दिया। अब आ गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, और ऐसे प्लांट्स को जब हमने रखा तो बन गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के, जिसमें रूट के बारे में स्टडी करेंगे, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस चैप्टर का भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यही चैप्टर आपका 12th में आएगा, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई। अब एनाटॉमी बात करते हैं। बेटा एनाटॉमी का जो मतलब होता है बेटा, ये एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर से। मींस अब हम प्लांट के रूट को या तो कट करके देखेंगे या उसके स्टेम को कट करके देखेंगे। तो जब हम कट करके देखते हैं तो टर्म यूज करते हैं एनाटॉमी, और हम कट दो टाइप का करते हैं। एक कट मारेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स, ये जो कट कर रहे हैं ये कट ऐसा होता है, जैसे कि आप सैलेड के लिए रेडिस को कट कर रहे हैं तो स्फेरिकल शेप पे कट करते हैं, ऐसे लिटा करके। ये जो कट हो गया ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। और जब उसको हम ऐसे खड़ा कट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो हमारे पास दो सेक्शन हो गए। ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे शॉर्ट में लोग लिखते हैं टीएस, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एलएस। तो मेरे को अगर ऐसे कट करेंगे खड़ा तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, अगर ऐसे कट करते हैं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। दोनों ही सेक्शन से आप मेरी इंटरनल एनाटॉमी को देख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से एनाटॉमी समझेंगे फ्लावरिंग प्लांट की। आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अभी तक प्लांट का मैटर था, अब एनिमल की बात आ गई। तो यहाँ पर एनिमल में क्या पढ़ेंगे, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखिए फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर फ्रॉग आ गया हमारा, बट फ्रॉग का डाइसेक्शन इनहिबिट कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है भाई, कि ज्यादा हमारी डाइवर्सिटी लॉस ना हो। आइए यूनिट 3 पे चलते हैं। जब हम यूनिट 3 पे आ गए तो यूनिट 3 पे हमारा जो यूनिट बनी वो है सेल। ये हमारी यूनिट बनी सेल। सेल तो बेटा पूरी बायोलॉजी की जान है,
अगर सेल नहीं समझ पाएंगे तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। ये आप अच्छे से 9th में पढ़ के आए, लेकिन भूल जाइए उस बायोलॉजी को। मेरे साथ आप हर एक चीज फिर से नए तरीके से पढ़ेंगे। एबीसीडी पढ़ाऊंगा पूरी बायोलॉजी की आपको अच्छे से, ठीक है। तो हमारी जो 3rd यूनिट है, चैप्टर जो 8 हमारा आ रहा है, वो चैप्टर 8 हमारा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल बात ये है कि यूनिट ऑफ लाइफ है। आपको बता दूं, आपकी बॉडी में इस समय 10 to the power 14 अरब सेल्स हैं। सोचिए 10 की पावर 14 अरब सेल्स बहुत हो गई। केवल ब्रेन में 300 बिलियन सेल्स मौजूद हैं आपके, और हर एक सेल में पर मिनट अप्रोक्सीमेटली 1000 केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। 1000 केमिकल रिएक्शन समझ गए? 1000 केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। और उसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारा अब आ जाता है, देखिए सेल हो गया हमारा। अब हमारा जो आएगा बात, वो आती बात हमारी क्या है पे, बायोमोलिक्यूल्स पे। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर आपका 9 है, ये बायोमोलिक्यूल्स में क्या बताया जाता है? देखिए बायो का मतलब है लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो जानते हैं मॉलिक्यूल है। अब इस चैप्टर में आपको, ये थोड़ा सा केमिकली चैप्टर है, थोड़ा केमिस्ट्री इसमें अच्छे से इन्वॉल्व है इस चैप्टर में, लेकिन जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो केमिस्ट्री बायोलॉजिकली रिलेटेड है। क्यों बायोलॉजिकली रिलेटेड है? तो आपको बता दूं, आपकी एक सेल में सिर्फ 4 और 5 कंपोनेंट पाए जाते हैं केमिकली, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड फैट, वाटर, मिनरल्स, यही सब पाया जा रहा है। तो ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को हम बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, और ये बायोमोलिक्यूल मिलकर के सेल बनाती है। यानी अगर हम बात करें तो सेल तो है ही आपकी लाइफ की यूनिट, आपके जीवन की यूनिट है, लेकिन उस सेल को बनाने वाले जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में कोशिश करूंगा मैं आपको सेल के पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दूं, जिससे आपको केमिकल नॉलेज हो जाए कि कौन कैसा केमिकल है, और उस केमिकल से कैसे हमारी सेल बनी है, और फिर कैसे उस सेल से हमारी बॉडी बन गई। अगर आप देखें कोई पर्सन डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी को जला दिया गया तो क्या हो गया? जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ धुआं उड़ के चला गया। जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ एस बचा हुआ है। तो आपकी बॉडी भी केवल 2 ही चीजों से बनी हुई है यार, या तो ऑर्गेनिक है या तो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो रिलेशन है वो हम इसी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में केमिकल कौन-कौन से हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब आपने जब सेल को पढ़ ही लिया है, जब आपने सेल को निपटा ही दिया है, तो सिंपल सी बात है कि अब आपको सेल साइकिल पढ़नी पड़ेगी। सवाल आता है ये सेल साइकिल क्या है सर? आपने कहा, जैसे मैंने बताया अभी, कि आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड। ये केमिकल्स एक सेल को बना रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा 9th में, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी थी? प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड से। तो प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड आपका क्या हुआ? बायोकेमिकल हुआ। जब ये बायोकेमिकल कलेक्ट होते हैं तो आपकी सेल बनती है, और जब सेल बन गई तो भाई सेल भगवान तो ऊपर से देने नहीं आ रहे। आपने देखा होगा, कभी आप छोटे थे, आज की आपकी हाइट बढ़ गई है, बॉडी वेट बढ़ गया है, बायोमास बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? क्योंकि आपकी सेल की एबिलिटी है कि वो 1 से 2 हो जाती है या 1 से 4 हो जाती है। तो जब कोई सेल 1 से 2 या 1 से 4 हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा सेल डिवीजन। और पूरी इस लाइफ साइकिल को कि यहाँ से सेल ने डिवीजन करना स्टार्ट किया और डिवाइड होकर के 2 सेल्स बन गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं डिवीजन, ये है सेल डिवीजन, और यहाँ से लेके यहाँ तक के इवेंट्स को बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल भी हम पढ़ेंगे कि आखिर जब हम बने, जब हम धरती पे आए, सब अच्छे से जानते हैं एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि जहाँ पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, जहाँ पर स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है। जब स्पर्म और ओवम फ्यूजन करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दूं जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यानी हम भी अमीबा पैरामीशियम जैसे रहे हैं पहले। इस जाइगोट से आज आपकी बॉडी में 10 to the power 14 अरब सेल्स बन चुके हैं।
10^14 अरब जब सेल्स बन चुकी हैं आग में, तो अब आप सोचिए ये कहाँ से आ गए। ये आए हैं प्रोसेस सेल डिवीजन के थ्रू। इसलिए ये भी चैप्टर है पढ़ना इंपॉर्टेंट पड़ गया कि हाँ भाई ये भी हमें जानना पड़ेगा कि सेल डिवीजन क्या चीज़ है। आज भी देखते होंगे विंटर सीजन में हमारे लिप से कपड़ियाँ निकलती रहती हैं, आप जानते हैं वो कपड़ियाँ जो निकल रही वो डेड सेल्स है। फ्रेंड्स, अगर वो डेड सेल लगातार निकलती रहे और आप में नई सेल ना बने तो आपके होंठ जो हैं वो तो एकदम कागज जैसे पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसकी जगह पे न्यू सेल्स आती रहती हैं। और जब न्यू सेल्स आ रही हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू आ रही हैं? वो सेल डिवीजन के थ्रू आ रही हैं। ऑडिट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 पे हमें मिल रहा है क्या? हमें मिल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट 4 पे हमें मिल गया प्लांट फिजियोलॉजी। अब चले आए हम प्लांट फिजियोलॉजी पे। चलिए प्लांट फिजियोलॉजी पे चलते हैं। देखिए फिजियोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी तरीके का बॉडी मैकेनिज्म। हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म हो रहे हैं। शायद यही प्लांट सेल के साथ है। प्लांट सेल में भी कहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कहीं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कहीं फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो वो चीजें हमें समझाई जाएंगी इस प्लांट फिजियोलॉजी में। आप देखेंगे जितने भी चैप्टर रिलेटेड हैं सब प्लांट के फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, आपके 10th में भी ये पहला चैप्टर रहा है लाइफ प्रोसेसेस का, जिसमें यूनिट थी न्यूट्रिशन। वहां पर भी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाला है। तो ये हमारा बनेगा क्या? फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक, जहां पर हम जानेंगे एक प्लांट आखिर कैसे अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। चैप्टर नंबर 14 में चलेंगे तो प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में भी जानेंगे। अरे जानना जरूरी भी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो उसने बना लिया ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिला करती नॉर्मल। हम यूकैरियोट्स में हमें इस ग्लूकोज से एनर्जी पानी है तो ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस को प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया। और रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कैसे ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, कैसे ये ऑक्सीजन को ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना रहा है। इसलिए फ्रेंड्स हमें ये भी चैप्टर पढ़ना जरूरी पड़ गया, रेस्पिरेशन। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस कर लिया, उसने खाना भी बना लिया, रेस्पिरेशन भी हो गया। अब होना है क्या? अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम है। यार सिंपल सी बात है, जब हम खाएंगे ऑक्सीजन लेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी और उस एनर्जी से हम अपनी बॉडी की ग्रोथ करने वाले हैं। तो देखिए हमारा 15 चैप्टर बन जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलेंगे तो हमें मिलने वाली है, अब आ गया आप सभी का फेवरेट चैप्टर का यूनिट, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर हमारा आ गया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग यहाँ पर भी देखिए रेस्पिरेशन ही हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज एंड गैसेस पढ़ेंगे ज्यादातर, क्योंकि एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस हमारे लंग्स के पास होगा तो हमें सारी एनाटॉमी जाननी पड़ेगी। अरे भाई ह्यूमन का लंग्स कैसा है, नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया कैसे हैं, कैसे वो एटमॉस्फेरिक एयर को अपने बॉडी में ले जा रहा है, कैसे बॉडी से हमारी टाइनी सेल्स तक पहुंचती हैं, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 18th चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। अब बात आता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा यार मेरे भाई, फिर समझो। हमारे बॉडी में आपको अच्छे से पता है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में गया, लंग्स के एल्वियोलाई पे गया। फ्रेंड्स आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया गया होगा कि जब लंग्स के एल्वियोलस के पास हमारा ऑक्सीजन पहुंच गया तो वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। तो जब वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तो ब्लड से वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होकर जाएगा, आपकी ब्रेन सेल तक जाएगा, आपकी आई सेल्स तक जाएगा, सब जगह जाएगा, क्योंकि सभी को एनर्जी बनाना है। और जब सभी को एनर्जी बनाना है तो ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है, फूड पहुंचना जरूरी है, और उसको पहुंचाने के लिए हमारे भाई साहब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं सारी चीजों को
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाऊंगा, चाहे वो लंग्स से ऑक्सीजन को आपके बॉडी पे पहुंचाना हो या फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना हो। इसलिए हमें यहाँ पर पढ़ने में मजा आएगी। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अब आ जाता है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर जब 19 हमारे पास आ गया, चैप्टर नंबर 19 जब हमारे पास आ गया तो देखिए 19 में पहला चैप्टर, आपका 19 जो चैप्टर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है। ये है क्या चीज? देखिए बेटा, आपने न्यूट्रिशन लिया, हालांकि न्यूट्रिशन 11 से भी हटा दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में आपने न्यूट्रिशन थोड़ा डेप्थ में पढ़ लिया है, इसलिए सीबीएसई काउंसिल ने ये चैप्टर रिमूव किया है अभी फिलहाल के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जब डाइजेशन करते हैं, आप जब रिस्पायरेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, और अगर बॉडी में उनका एक्यूमुलेशन होने लगा तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसे कारण चीजों से बचने के लिए भगवान ने हमें एक सिस्टम और दे डाला कि बेटा तुम्हारी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको बाहर निकालने के लिए मैं एक मशीन फिट कर दे रहा हूं, और वो मशीन हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसके लिए भगवान ने हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम डाल दिया। तो ये भी पढ़ना जरूरी पड़ गया कि भाई आखिर इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें चैप्टर दे दिया गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितनी बढ़िया बात है। देखिए हर एक चीज गॉड ने हमारी बॉडी में सिस्टम वाइज बिठाया। रियलिटी में ऐसा है, कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल मशीन नहीं है जो इन सब सारों कामों की जिम्मेदारी ले। फिफ्थ, आप जब आप चैप्टर नंबर 20 पे चलेंगे तो अब आपने सब कुछ बढ़िया से कर लिया, आपने एनर्जी भी बना ली, आप बढ़िया घूम टहल रहे हैं, तो भाई घूमना टहलना आ गया तो लोकोमोशन तो बनता है कि हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 20 बन जाता है, वो 20 बन जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ पर हम अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारी कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लोकोमोशन के लिए, हमारे मूवमेंट के लिए, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आएंगे तो 21 पे जाते हैं। 21 पे आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके ब्रेन से भूख के लिए नहीं, यानी हंगर के लिए अर्ज नहीं होगा तो कैसे आपको भूख लगेगी? जब आप खाना नहीं खाएंगे तो कैसे आपको एनर्जी मिलेगी? तो इसके लिए गॉड ने एक सिस्टम और डाला बढ़िया, और वो सिस्टम क्या डाल दिया? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को जिम्मेदारी दी गई, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस ह्यूमन बीइंग को खाने के लिए बताओ, भूख के बारे में बताओ, प्यास के बारे में बताओ, उसे कब सोना है बताओ, कब जागना है बताओ, सुख दुख प्यार नफरत इन सब के बारे में सिखाओ। वो हमें देता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी जिम्मेदारी सारी स्टिमुलाई से, सारी फीलिंग्स जो आप सोचते हैं समझते हैं, वो सारी जिम्मेदारी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की है। और आप फ्यूचर डॉक्टर हैं तो आपको जानना जरूरी है। यही होता है कोमा के जो पेशेंट होते हैं, कोमा के पेशेंट में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण उनको भूख प्यास नहीं लगेगी। आपने खाना खिलाया तो खा लेंगे, आपने पानी पिलाया तो पी लेंगे, वो आपसे मांगने वाले नहीं है, और यही कंडीशन हमारी कोमा होती है। लास्ट चैप्टर 22 चैप्टर चलेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है क्या? न्यूरल कंट्रोल सिर्फ एक मैसेज भेजता है, और उस मैसेज के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड से केमिकल रिलीज होगा। ये केमिकल ब्लड में गिरता है और पूरे बॉडी को मैसेज देता है, भाई ये घटना घटने वाली है। जैसे आप ये समझे, जब आप किसी रोड पे जा रहे हो, पागल कुत्ता आपको देख के दौड़ाता है तो आप उसे प्यार तो करने नहीं लगते, आप भागते। भागने के लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, उसके लिए हार्ट बीट बढ़नी पड़ेगी। शायद यही एक रीजन है कि जब आप देखते हैं किसी खतरनाक कंडीशन में, अपने आप को डेंजरस कंडीशन में, आपकी हार्ट रेट चलने लगती है। क्यों? ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि तुम्हें भागना है वहां से, और जब ये तुमको भागना है वहां से तो हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है, इमरजेंसी हार्मोन। वो इमरजेंसी हार्मोन ही हमारे बॉडी को हार्ट बीट बढ़ाएगा और तुम भागना चालू करेगा। तो वो सारी केमिकल्स हम पढ़ेंगे इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जहां पर हम एक केमिकल मैसेज देखेंगे हमारे बॉडी में। अरे कहते हैं नहीं बहुत से लोग, भाई अरे तुम्हारी बॉडी से, मेरी बॉडी बहुत हाइटेड है भाई, हाइट बड़ी ज्यादा हो गई, तो उसके लिए सिंपल सा एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्या है? एक केमिकल है।
और आपकी वो ग्रोथ कर रहा है, वो केमिकल्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पढ़ने के बाद सारी चीज़ें हमने जान ली तो हमारा चैप्टर 11 यहीं पर खत्म होगा और यहीं पर हम 11 को खत्म करके 12th में एंट्री करेंगे। तो 11th इज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेशन और मैं आपको लगातार ऐसे ही हर एक चैप्टर का, ये तो केवल अभी आपको मैंने केवल ऊपर की चीजें बताई है कि इंट्रोडक्शन के लिए कि आप चैप्टर को समझ जाए, कोई वो बड़ी तोप नहीं चैप्टर, क्यों चैप्टर समझ जाए, बाकी डेप्थ में तो मैं हूँ आपके साथ। फिर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स कुछ एकेडमिक प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको स्कूल्स में बताए जाएंगे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल्स तो नहीं करा सकता ऑनलाइन, केवल इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, कराने को तो मैं करा भी सकता हूँ सब कुछ, लेकिन ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इंट्रोड्यूस की बात करते हैं तो हमारे ये प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ है, हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं 5 प्रैक्टिकल्स हमारे हैं, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट है, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट है, स्लाइड प्रिपरेशन आपको सिखाई जाएगी स्कूल में। सबका देखिए वेटेज है, यहाँ पर मेजर एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का ले रहा है, फिर 4 मार्क्स का है, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 7 मार्क्स का स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास ढेर सारी स्लाइड्स दी जाएंगी या कोई स्पेसिमेन रख दिया जाएगा और आपसे टीचर कहेगा आपके पास 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स में आप इसे आइडेंटिफाई करिए, कमेंट्स ऐड करिए, आप मार्क्स लीजिए। 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा है 5 का। जब ओवरऑल करते हैं तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। 70 मैंने ऊपर बताया था आपको थ्योरेटिकल फेज में और 30 आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं। मैंने आपके मिल गए 100 और मेरी इच्छा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आए, तब तो मजा है पढ़ने में और मेरे साथ रहेंगे आरटी अकेडमी पे तो मेरा वादा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। मेरी पूरी कोशिश पूरी मेहनत आपके साथ रहेगी फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रेंड्स आज का सिलेबस था और इस सिलेबस के थ्रू हम आगाज करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट की द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो मैं उन सभी से उम्मीद करूंगा जो न्यू 11th है अपने फ्रेंड्स को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो जरूर करें, बिकॉज आने वाले नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैं लेक्चर दूंगा, हर एक चैप्टर के अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेक्चर दिया जाएगा हमारे इस आरटी अकेडमी पे। तो आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पहला चैप्टर रहेगा, पहला लेक्चर रहेगा हमारे चैप्टर में, मिस ना करें क्योंकि पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो क्लास होगी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन।